छात्र छात्राओं, हमारी स्कूल के प्रधानाचार्य जी और समस्त स्टाफ को मैं रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर आकर जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो कि एक ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार हमने जो अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके मूल्यों को बचा के रखा है। हमारे मूल्यों में गिरावट नहीं हुई है, हमारे मूल्यों में और अधिक वृद्धि हुई है। बात आती है कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने जब अपना संविधान अपनाया था, उसकी खुशी में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। वैसे तो रिपब्लिक डे जो हमने संविधान को माना है वो है 26 नवंबर 1949 से, लेकिन अगर सही मायने में जो सारे हमारे आर्टिकल्स थे उनको पूर्ण मान्यता दी गई 26 जनवरी 1950। इस प्रकार से हम लगातार उस समय से मनाते हुए आ रहे हैं। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बात आती है कि गणतंत्र दिवस है क्या। अगर आप इस शब्द पर जाएंगे, गणतंत्र, गण मीन्स होता है जो लोगों का एक समुदाय है और तंत्र मीन्स होता है शासन। तो गणतंत्र दिवस की जो मूल अवधारणा है वो पूरे विश्व में ये कहा जाता है कि सबसे पहले भारत में ही उपजी थी। कहां पर उपजी थी? क्यों? क्योंकि पहले आप देखेंगे गणराज्य आते हैं वैशाली, क्या नाम आता है? वैशाली गणराज्य में वहां का शासन बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वहां पर किसी एक व्यक्ति की शासन में भागीदारी नहीं थी। वहां पर पूरे गण, जो वहां का पूरा समुदाय था, उससे लोग चुनकर आते थे, सही समय पर मीटिंग करते थे, अपने लोगों को सभी सुविधाएं देते थे। और ये बात हो रही है महात्मा बुद्ध के समय की। महात्मा बुद्ध वैशाली से टच में थे, वहां के लोगों को अच्छे से जानते थे। और एक तरफ मगध का राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार वैशाली को जीतना है। तो इसके लिए उसने कई प्लान बनाए, लेकिन सारे प्लानों में वह असफल हुआ। क्योंकि गणतंत्र, जब हम समुदाय के रूप में मेहनत करते हैं तो वो हमेशा विजय की ओर ही जाता है। तो इसके लिए अजातशत्रु ने अपना जो सेनापति था उससे कहा कि जाकर के पता करो कि वैशाली को कैसे जीता जा सकता है। तो वैशाली को जीतने का राज पूछने के लिए जो वो सेनापति था वह महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध से पूछा कि ये बताइए कि वैशाली को कैसे जीता जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वैशाली को जीता जा सकता है। तो अजातशत्रु के सेनापति से जब महात्मा बुद्ध ने पहला क्वेश्चन ये किया कि क्या वहां के लोगों में आपस में सामंजस्य है या नहीं, उसने कहा कि बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि वहां पर समय समय पर मीटिंग्स होती हैं, सम्मेलन होते हैं, वहां की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, कि बिल्कुल किया जाता है। तो यही 2-3 क्वेश्चन करने के बाद में महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप कभी वैशाली को अभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि उनमें अभी एकत्व की भावना है, एकीकरण है, वहां पर इंटीग्रिटी है, इसलिए अभी वहां पर जीतना संभव नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो क्या है कि हमें ये देखो अपने भारत में ही मिल रही है गणतंत्र की भावना, जो कि शुरुआत में वहां पर छोटे छोटे गण होते थे, इसी से आज इसको एक बड़े रूप में माना गया है गणतंत्र। तो क्या है, ये हमारे भी जीवन में बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास के सभी लोगों के साथ कैसा जीवन व्यतीत करें, सामंजस्यपूर्ण।
हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, हम कोई भी कार्य सारे मिलजुल कर करें। इस प्रकार के कार्य करने से हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आप लोग देश की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? कैसे? तेज आवाज में बताइए कोई। आप सभी इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसी दिन से अपने देश की सेवा करने लगता है। आप अगर आज ईमानदारी से पढ़ेंगे और आगे सारे कार्यों में भागीदारी करके रहेंगे तो ये भी तो देश की सेवा है। कुछ लोग सेवा कैसे करते हैं? सेना में जाकर करते हैं। कुछ लोग क्या है कि बच्चों को पढ़ाकर उनका अच्छा भविष्य तैयार करके करते हैं। कुछ लोग देश में साफ सफाई का काम करके विकास करते हैं कि नहीं? मतलब इस भारत देश के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस देश की सेवा करता है, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे हमारे सफाई कर्मी हो, चाहे हमारे पढ़ाने वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सारे लोग देश की सेवा अच्छे से करते हैं। अब क्या है कि अब हमें अपनी सेवा को और इम्प्रूव करना है। वो कैसे करेंगे कि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप जब ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे तो देश की सेवा और अच्छे से हो पाएगी कि नहीं? इसलिए आप सभी स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि आप देश के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से अपना कार्य कीजिए, तो आप सही मायने में देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि सर मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप सर से पूछिए। कभी भी अपने अंदर ये भावना मत लाइए कि हम इसको सीख सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, इसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। इसको ध्यान से सुनना। आपने जर्मनी का नाम सुना है? जर्मनी बहुत बड़ा देश था। उस समय 1945 के आसपास की बात है कि 1945 में हिटलर का शासन था। किसका था? आपने देखा होगा आज भी लोग कहते हैं आप बहुत बड़े हिटलर हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह वास्तव में इतना क्रूर था और उसने कई देशों पर हमला किया और पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। तो वहां पर एक छोटा सा देश था हॉलैंड। क्या नाम था? हॉलैंड। तो उसने कहा ये हॉलैंड बहुत छोटा देश है, इसको तो हम चंद घंटों में ही जीत सकते हैं, चंद घंटों में इसको हम जीत सकते हैं। तो जर्मनी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हॉलैंड के जो निवासी थे वो अपने देश के प्रति इतने डेडिकेटेड थे। उन्होंने कहा कि गुलाम बनने से अच्छा है कि हम लड़कर मरेंगे। कैसे मरेंगे? लड़कर। तो क्या हुआ कि वहां पर खेती करने के लिए हॉलैंड में जमीन नहीं है, वहां पर आसपास समुद्र फैला हुआ है। तो वहां के लोग क्या करते हैं कि पहले वो समुद्र का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करते हैं। क्या करते हैं? दीवार बनाने के बाद में फिर वह उसमें खेती करते हैं। इसके बाद अपने देश का विकास में योगदान करते हैं। तो क्या हुआ कि जब जर्मनी ने उस पर हमला करने का निर्णय लिया तो वहां के लोग घबरा गए, लेकिन वहां के कुछ समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा नहीं, हम सब मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने हमला किया, उन्होंने सोचा कि ये तो कंफर्म है कि हम इनसे जीतेंगे नहीं। क्या सोचा उन्होंने? लेकिन हम लड़ेंगे अवश्य। क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही जर्मनी की सेना उनके गांव में घुसती थी तो हॉलैंड के लोगों के पास हथियार नहीं थे अच्छे, तो उन्होंने सबसे पहला अपना जो नेचुरल हथियार था उसको प्रयोग किया। वो क्या कर, जैसे ही जर्मनी की सेना अंदर घुसी गांव में, उन्होंने जो पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी की थी उसको वह तोड़ देते थे। तो इससे क्या होता था कि पूरे गांव में पानी भर जाता था और इसके बाद वहां पर रुकने की भी जगह नहीं होती थी, वहां पर रसद का जो सामान होता था वो भी समाप्त हो जाता था। तो क्या है कि हॉलैंड को हराना बहुत मुश्किल पड़ गया जर्मनी को। फिर बाद में हिटलर ने एक लाइन कही थी, उसने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कौन सी सेना बड़ी है,
जरूरी ये है कि वहां के लोगों की इच्छा शक्ति कैसी है। अगर वो छोटे या बड़े से कोई मतलब नहीं, मतलब है कि उनमें लड़ने की जिजीविता कितनी है। इसी प्रकार मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि आप भी हॉलैंड की तरह अपनी पढ़ाई में अच्छा करके ये मत सोचिए कि ये हम सीख नहीं पाएंगे, आप उसको अवश्य सीखेंगे। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी, इच्छा शक्ति। और जो हमारे, अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारे संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, इन सभी के जो मूल्यों को हमने अपने संविधान में पिरोया है, आज उन्हीं की वजह से हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया में सबसे मजबूत डेमोक्रेसी में गिनी जाती है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में 2 लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अग्निपर्च निद्रादेशी, अग्निपर्च निद्रादेशी, विदेली है चिता परंतु प्रकाश राहिल तुझा चिरंतन। इसमें यह कहा गया है कि जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने जो अपने विचार संविधान में पिरोए हैं, उनका प्रकाश हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। और है भी, आप देख सकते हैं जो संविधान है हमारा, जो हमारे पूरे देश को गाइड करने में मदद करता है। आज वो तो ये लाइन कब छपी थी, जब अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई, उस समय ये लाइन छपी थी कि आप, किसी ने, कवि ने बहुत ही उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की थी कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो आपने प्रकाश हमारे देश को दिया है वो हमारे पूरे देश को हमेशा प्रकाशित करता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।